आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का आपको ये पार्ट 6 होगा। पार्ट 6 के अंतर्गत यहाँ पे हम अध्याय 9 आपको मैकियावेली को पढ़ते हैं। देखिए आदमी मैकियावेली को पढ़ते हैं। देखिए मैकियावेली MACHIAVELLI। देखिए आधुनिक युग की शुरुआत, एडवेंट ऑफ द मॉडर्न एज। देखिए अब मध्य युग में व्यक्ति का जीवन एक स्थिर स्थिति स्टेटस के साथ बंधा था। मध्ययुगीन संस्थाओं और चिंतन के प्रभाव के साथ पश्चिमी संस्कृति में व्यक्ति को इस स्थिति से उबरने का अवसर मिला। कृषिदास सर्प के रूप में जो व्यक्ति सामंती बंधन और दायित्वों से बंधा था, अ, उसने उन बंधनों को तोड़ डाला। सौदागर मर्चेंट ने यह अनुभव किया कि वो अपना व्यापार चलाने के लिए सामंती बंधनों से नहीं बंधा है, और वह एक नया उद्यमी इंटरप्रेन्योर अस्तित्व में आ गया, जो सामंती प्रतिबंधों को चुनौती दे सकता था और अपनी सूझबूझ से अपने भाग का निर्माण कर सकता था। इस तरह प्रत्येक अस्थिर मनुष्य ने व्यक्ति इंडिविजुअल के रूप में अपने पृथक अस्तित्व को यह पहचानते हुए कि यह पृथक अस्तित्व को पहचानते हुए यह अनुभव किया कि वो अपनी स्वतंत्र इच्छा फ्री विल से अन्य व्यक्तियों के साथ अनुबंध कॉन्टैक्ट करके नए सामाजिक संबंध स्थापित कर सकता है। व्यक्ति का राजनीतिक जीवन पवित्र रोमन साम्राज्य हॉली रोमन एम्पायर के विस्तृत जाल से निकलकर राष्ट्र राज्य नेशनल स्टेट की छाया में आ गया। व्यक्ति की स्वतंत्रता के विचार ने उसके मन में धार्मिक संगठन के प्रति विद्रोह का साहस पैदा कर दिया। अन्य व्यक्ति के मन में धार्मिक रूढ़ि और रिलीजियस डॉगमास के प्रति पहले जैसी आस्था नहीं रही, बल्कि वह वैज्ञानिक तथ्यों साइंटिफिक फैक्ट पर विश्वास करने की ओर प्रेरित हुआ। विज्ञान की उन्नति ने औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को जन्म दिया, जिससे नई सभ्यता और नई सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संस्थाओं का विकास हुआ। कृषिदास सर्प की बातें हम देखिए। सामंत फ्यूडलिज्म के अंतर्गत खेतों में काम करने वाले मेहनतकश इंसान वह परंपरा से भूमि के टुकड़े के साथ बंधा रहता है। उसे अपने और अपने परिवार के निर्वाह के लिए पैदावार का एक मामूली हिस्सा मिलता था। बाकी सारी पैदावार जमींदार लैंडलॉर्ड उठा लिया जाता था। उसी को हम कृषिदास से बोलते हैं। देखिए आपको जो है कृषिदास सर्प के बारे में आप देखिए क्या कि आपको मोटे तौर पर देखिए क्या मोटे तौर पर आधुनिक यूरोप का राजनीतिक चिंतन 16वीं शताब्दी शुरू होता है। इसके विकास में पुनर्जागरण, रेनेसां और धर्म सुधार रिफॉर्मेशन का विशेष हाथ रहा है। पुनर्जागरण के मुख्य प्रतिनिधि और राष्ट्र के सिद्धांत के प्रवर्तक के नाते निकोलो मैकियावेली को पहला आधुनिक राजनीति विचारक माना जाता है। मार्टिन लूथर को धर्म सुधार को नायक के नाते आरंभिक राजनीति विचारकों में रखा जाता है। देखिए आपको मार्टिन लूथर का जीवन का 1483 से लेकर 1506 ईस्वी तक रहा। अब देखिए पुनर्जागरण रेनेसां किसे कहते हैं? तो यूरोप के इतिहास का वह दौर जिसमें प्राचीन आदर्शों के अनुरूप कला और साहित्य का पुनरुत्थान हुआ। इसका आरंभ 14वीं शताब्दी इटली में हुआ और बाद में विविध रूपों में फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और उत्तरी यूरोप तक फैल गया। इसके प्रभाव से मध्ययुगीन दृष्टिकोण युगांतरकारी परिवर्तन आ गया। अब कला और साहित्य धार्मिक शिक्षाओं के अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र नहीं रही, बल्कि मानव संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन गया। धर्म सुधार देखिए यहाँ पर क्या रिफॉर्मेशन। देखिए यूरोप के इतिहास में 16वीं शताब्दी का एक महान धार्मिक आंदोलन जिससे ईसाई धर्म की प्रोटेस्टेंट शाखा का जन्म हुआ। इस शाखा के प्रमुख प्रवर्तक जर्मन धर्मशास्त्रवेत्ता मार्टिन लूथर ने तर्क दिया कि मोक्ष का साधन केवल आस्था और धर्म ग्रंथों का पालन है। व्यक्ति अपनी तर्क बुद्धि रीजन से धर्म ग्रंथों की व्याख्या कर सकता है, अर्थात सत्य या ईश्वर के साक्षात्कार के लिए किसी पुरोहित या चर्च की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि मार्टिन लूथर का जीवन का 1483 से 1506 ईस्वी तक रहा। हालांकि मैकियावेली एक मौलिक विचारक के रूप में Machiavelli has an original thinkers। देखिए मैकियावेली एक मौलिक विचारक के रूप में देखिए आपको निकोलो मैकियावेली 1469 से लेकर 1527 ईस्वी तक रहा। निकोलो मैकियावेली जो आपको 1469 से लेकर 1527 ईस्वी तक रहा। देखिए आधुनिक युग के आरंभिक दौर का प्रसिद्ध इतालवी विचारक था। वह इटली के प्रसिद्ध नगर फ्लोरेंस में उस युग में पैदा हुआ जब यूरोप में धार्मिक प्रभुत्व का मध्ययुगीन सिद्धांत दम तोड़ रहा था और अरस्तु का खोया हुआ दर्शन प्रकाश में आ चुका था। उसी के प्रभाव में यह अनुभव किया जा रहा था कि राजनीतिक समाज का अस्तित्व आत्मनिर्भर रहता है, उसे कायम रखने के चर्च या किसी अन्य संस्था के शासन की कोई जरूरत नहीं है। इधर कला और विविध विद्याओं के श्रेष्ठ सम्मत प्रतिरूप क्लासिकल मॉडर्स में फिर से जो अभिरुचि पैदा हुई पुनर्जागरण रेनेसां के रूप में व्यक्त हुई। इस प्रवृत्ति का उदय होने पर धार्मिक क्षेत्र में पुराने बहुदेववादी सिद्धांत के प्रति आकर्षण पैदा हो गया और तत्कालीन विचारकों के ध्यान
ध्यान अलौकिक और आध्यात्मिक समस्याओं से हटकर सांसारिक एवं मानवीय समस्याओं की ओर खींच रहा था। अब से अब देखिए अब ये स्वर्ग और नरक के अदृश्य मार्गों पर भटकने को तैयार नहीं थे, बल्कि अपने कदम धरती को मोड़ रहे थे। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी में सुदृढ़ एवं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राज्यों सेकुलर नेशनल स्टेट का आविर्भाव हो चुका था, परंतु मैकियावेली की जन्मभूमि इटली की स्थिति चिंताजनक थी। अब एक उपयुक्त शासन प्रणाली की तलाश देखिए, सर्च फॉर ए सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैकियावेली को अपने जीवन काल में अनेक बार फ्लोरेंस गणराज्य का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, और उसने विदेशी राज्यों में कुछ तंत्र डेस्पोटिज्म की सफलता के दृश्य अपनी आंखों से देखे। वह इस नतीजे पर पहुंचा कि इन परिस्थितियों में इटली को भी सुदृढ़ एवं निरंकुश शासक की आवश्यकता थी। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर उसने दो प्रसिद्ध ग्रंथ डिस्कोर्सेज ऑन लिबी पोर्ता और प्रिंस निर्पति लिखे। उसने ये दोनों ग्रंथ 1517 ईस्वी में लिखने शुरू किए थे। प्रिंस अपेक्षा की छोटी कृति जो लोरेंजो द मेदिची को संबोधित की गई है, यह 1517 ईस्वी में पूरी हो गई थी। डिस्कोर्सेज ऑन लिबी की रचना 1517 ईस्वी में पूरी हुई, परंतु ये दोनों कृतियाँ उसकी मृत्यु के बाद 1531 ईस्वी में प्रकाशित हो पाई। इन दोनों के माध्यम से उसने यह सुझाव दिया कि किसी देश के लिए उपयुक्त शासन प्रणाली का निर्णय करते समय वहाँ के लोगों के चरित्र कैरेक्टर को ध्यान रखना चाहिए। डिस्कोर्सेज ऑन लिबी पर वार्ताएं के अंतर्गत मैकियावेली ने यह मान्यता रखी कि जिस देश के लोग सच्चरित्र हो उसके लिए गणतंत्र दीपावली के उपयुक्त होगा, क्योंकि वही सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। परंतु जिस देश के लोग नितांत स्वार्थी, लालची और धूर्त हो, उन्हें वश में रखने के लिए राजतंत्र मोनार्की का सहारा लेना चाहिए। फिर प्रिंस निर्पति के अंतर्गत मैकियावेली ने उन सब युक्तियों का विवरण दिया जो राजतंत्र के अंतर्गत कुशल शासक को अपनाने चाहिए। देखिए, मैकियावेली के अनुसार शासन प्रणाली को वर्गीकरण देखिए। मैकियावेली क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, देखिए शासन प्रणाली जिसको गवर्नमेंट बोलते हैं। देखिए, इसमें दो प्रकार शासन प्रणाली, दो प्रकार आपको आदर्श रूप है, आइडियल फॉर्म है, और व्यवहारिक रूप प्रैक्टिकल फॉर्म है। तो आदर्श रूप से आपको गणतंत्र रिपब्लिक और गणतंत्र से क्या सचेत लोगों के लिए उपयुक्त हुआ है। अब देखिए व्यवहारिक फॉर्म क्या राजतंत्र है, मोनार्की है जिसमें भ्रष्ट लोग उपयुक्त हुआ। अब देखिए ऐतिहासिक संदर्भ के आपको हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पुनर्जागरण का प्रभाव देखिए, इम्पैक्ट ऑफ रेनेसांस देखिए। हम ऐतिहासिक संदर्भ में मैकियावेली को पुनर्जागरण की संतान कहा जाता है। पुनर्जागरण यूरोप का एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो 14वीं शताब्दी इटली में शुरू हुआ और बाद में फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और उत्तरी यूरोप तक फैल गया। मैकियावेली की जन्मभूमि फ्लोरेंस में आंदोलन विशेष रूप से प्रभावशाली था। इसके कारण कला और साहित्य के क्षेत्र चर्च का एकाधिकार मोनोपोली का अंत हो गया और इनमें धार्मिक उपदेशों की जगह मानवीय संवेदनाओं को प्रमुखता दी जाने लगी। इससे राजनीतिक को मानववाद ह्यूमैनिज्म को बढ़ावा मिला। देखिए, मानववाद ह्यूमैनिज्म देखिए साहित्य और कला के क्षेत्र में वो सिद्धांत जो मनुष्य की भावना, उसके दुख सुख, विवशताओं और अभिलाषों के अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है। आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में सिद्धांत मनुष्य की गरिमा डिग्निटी को स्वीकार करता है। वह मनुष्य की क्षमताओं को पहचानने और उन्हें उन्नत करने के साधनों की मांग करता है। यह यूरोप के इतिहास में कला और साहित्य के पुनरुत्थान का युग था, जिस पर चिरसम्मत प्रतिरूप क्लासिकल मॉडल्स की स्पष्ट छाप दिखाई देती थी। इसने मनुष्य की जीवन दृष्टि को एकदम बदल दिया, जिसका प्रभाव दार्शनिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में भी प्रकट हुआ। अनेक ऐतिहासिक घटनाएं भी इसके साथ जुड़ गई थी जिन्होंने परिवर्तन की गति को तेज कर दिया। इन घटनाओं को कस्तूनतुनिया 1453 में, छापे खाने का आविष्कार 1455 ईस्वी में और अमेरिका खोज 1492 ईस्वी में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कस्तूनतुनिया पर तुर्कों की विजय के कारण जो यूनानी विद्वान इटली भागकर आए थे वे अपने साथ बहुत सारी प्राचीन पांडुलिपियां लाए थे। इनमें ऐसे भाव विचार भरे थे जो मध्ययुगीन चिंतन प्रणाली के एकदम नए थे। इनमें व्यक्ति की गरिमा को स्थापित किया गया था। देखिए, आप ये यूरोप के इतिहास में कला और साहित्य के पुनरुत्थान का युग था जिस पर चिरसम्मत प्रतिरूप क्लासिकल मॉडल्स की स्पष्ट छाप दिखाई देती थी। इसने मनुष्य की जीवन दृष्टि को एकदम बदल दिया, जिसका प्रभाव आपको दार्शनिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में भी प्रकट हो। अनेक ऐतिहासिक घटनाएं इसके साथ जुड़ गई जिन्होंने परिवर्तन गति को तेज कर दिया। इन घटनाओं में कस्तूनतुनिया का पतन 1453 में, छापे खाने का आविष्कार 1455 में और अमेरिका खोज 1492 में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कस्तूनतुनिया पर तुर्कों के विजय के कारण जो यूनानी विद्वान इटली भागकर आए थे वे अपने साथ बहुत सारी प्राचीन पांडुलिपियां लाए थे। इनमें ऐसे भाव विचार भरे थे जो मध्ययुगीन चिंतन प्रणाली के एकदम नए थे। इनमें व्यक्ति गरिमा को स्थापित किया गया था। यहाँ देखिए क्या कि इन नए विचारों की स्वीकृति एक महत्वपूर्ण कारण था। इन नए विचारों की स्वीकृति एक महत्वपूर्ण कारण था। नए सौदागर वर्ग, मर्चेंट क्लास देखिए का उदय।
मर्चेंट क्लास का उदय, जिसने आर्थिक मामलों में व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा दिया। यही संपन्न वर्ग आगे चलकर कला कौशल का संरक्षक बना, जिससे कला जगत में चर्च का एकाधिकार समाप्त हो गया। अब क्या इसका परिणाम यह हुआ कि कलाकार आत्माभिव्यक्ति सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए स्वतंत्र हो गया और उसके सम्मान एवं संपदा में वृद्धि हुई। कला अब धार्मिक शिक्षाओं के व्यक्ति का माध्यम नहीं रही, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के अपार रस का स्रोत बन गई। उधर छापे खाने का आविष्कार कारण नए विचारों का नए विचारों और नई अभिव्यक्तियों को नए विचार और नई अभिव्यक्तियों के प्रसार को बल मिला। कला और साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सब ने इस युग में नए सामाजिक और राजनीतिक विचारों के विकास में योग दिया। कुल मिलाकर पुनर्जागरण ने आपको धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, सेकुलर आउटलुक को बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप मनुष्य की दिलचस्पी परलोक की कल्पनाओं से हटकर इस लोक की सौंदर्य, मनोरमता और वैभव पर केंद्रित हो गया। मैकियावेली ने इस नई चेतना को राजनीतिक चिंतन के रूप में ढाल दिया। अब देखिए, आप व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिज्म की बात देखिए, वह सिद्धांत जो व्यक्ति को विवेकशील प्राणी, रैशनल क्रिएचर मानते हुए यह मांग करता है कि सार्वजनिक नीति और नियमों का निर्माण करते समय व्यक्ति की अपनी करते समय व्यक्ति की अपनी निर्णय क्षमता, जजमेंट को पूरी व्यक्ति अपनी क्षमता जजमेंट को पूरी मान्यता दी जानी चाहिए। यह ऐसी सामाजिक और कानूनी व्यवस्था का समर्थन करता है जो व्यक्तियों के स्वैच्छिक लेनदेन, वॉलंटरी ट्रांजैक्शन पर आधारित हो। यूरोप के इतिहास में पुनर्जागरण के कारण सहस्त्र वर्ष पुराने अंधकार युग, डार्क एज का अंत हो गया। डार्क एज का आपको अंत हो गया। इस नए अवतार में मैकियावेली अपने समय की प्रवृत्तियों को पहचान एक युग द्रष्टा होने प्रमाण दिया। अपने युग की प्रवृत्तियों को व्यवस्थित राजनीतिक विचारों के रूप में ढालकर उसने राजनीतिक चिंतन के इतिहास में नए युग की नींव रखी। उसने राजनीति को तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स और धर्म मीमांसा थियोलॉजी की प्रतिमानों से मुक्त करके ऐतिहासिक एवं यथार्थवादी आधार प्रदान किया। परंतु मैकियावेली के चिंतन पर अपने देश और काल की परिस्थितियों की छाप इतनी गहरी है कि वह उस तरह की परिस्थितियों के विशेष रूप से प्रासंगिक प्रतीत होता है। दूसरे शब्दों में, जब कोई देश तत्कालीन इटली की तरह आंतरिक अव्यवस्था और बाह्य असुरक्षा से घिरा हो और वहाँ के नारी का स्वाद और लाभ लोगों के पीछे पागल हो, तब मैकियावेली के सुझाव हमारा मार्गदर्शन करने में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होंगे। उनमें जीवन के शाश्वत मूल्यों या राजनीतिक उदात्त पक्ष की तलाश करना बेकार होगा। सिद्धांत मैकियावेली गणतंत्र शासन प्रणाली को उत्तम मानता है, परंतु उसकी सफलता के लिए जैसे सच्चरित और सुलझे हुए नागरिकों की जरूरत है, वैसे यथार्थ नहीं पाए जाते। अतः यथार्थ जीवन धूर्त लोगों को वश में करने के लिए पूर्ण राजतंत्र एब्सोल्यूट मोनार्की का समर्थक बन जाता है। फिर वह सिद्धांत विश्वसनीय, दयावान, धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक की सराहना करता है, परंतु स्वार्थी और लालची लोगों को वश में करने के लिए वह निरपत्ति को भी धूर्त बन जाने की सलाह देता है। वह राजनीतिक शक्ति के उपार्जन, परीक्षण और प्रसार, एक्विजिशन, प्रिजर्वेशन एंड एक्सपेंशन और पावर की विधि मानता है। यह शासन कला या शिल्प है। यह प्राचीन भारतीय शास्त्रों से जुड़ी रणनीति के सहोदरा है, जिसे कुटिल ने सलाह था। आर जी गेटेर ने हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, राजनीतिक चिंतन के इतिहास 1953 अंतर्गत लिखा है कि मैकियावेली की राजनीतिक दर्शन में उतनी रुचि नहीं थी जितनी व्यवहारिक नीतियों में थी। उसने राज की मूल प्रकृति उतना ध्यान नहीं दिया जितना शासन संयंत्र और उसे संचालित करने वाली शक्तियों पर दिया। और यानी कि पूर्ण राजस्थान की बात है, पूर्ण राजस्थान जिसको बोलते हैं, क्या एब्सोल्यूट मोनार्की बोलते हैं। एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति एक ही व्यक्ति अर्थात किसी मुकुटधारी राजा, किंग या रानी, क्वीन के हाथों रहती है। उसकी शक्ति किन्हीं कानूनी, संवैधानिक, प्रथागत या नैतिक मर्यादाओं से नहीं बंधी रहती है। वो अपने ही विवेक से सारे निर्णय करता है, किसी की सलाह लेने को बाद नहीं होता। और क्या पहला आधुनिक विचार देखिए, फर्स्ट मॉडर्न थिंकर देखिए यहाँ पर। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में मैकियावेली की प्रसिद्ध कृति प्रिंस निरपत्ति को राजनीतिक सिद्धांत की प्रथम आधुनिक कृति माना जाता है। यही कारण है कि मैकियावेली को वस्तुतः पहला आधुनिक विचार कहा जाता है। इसमें संदेह नहीं कि मैकियावेली की डिस्कोर्सेज ऑन लिवी पर वार्ताएं, प्रिंस निरपत्ति, इन दो प्रमुख कृतियों ने परिचित राजनीतिक
चिंतन से आपको युगांतर का परिवर्तन ला दिया। दूसरे शब्दों में मैकियावेली मध्ययुगीन चिंतन पर पटापेक्ष करके राजनीतिक विचारों के इतिहास को आधुनिक युग की दोहरी पर लाकर खड़ा कर दिया। मैकियावेली का आधुनिकता का सबसे प्रमुख लक्षण है ऐतिहासिक विधि, हिस्टोरिकल मेथड का प्रयोग। मध्ययुगीन चिंतन में ईसाई धर्म की प्रधानता थी, अतः उसमें किसी बात की प्रामाणिकता ईश्वरीय आदेशों, रूढ़ियों और परंपरा इत्यादि के आधार पर सिद्ध की जाती है। लेकिन इन दो प्रमुख कृतियों में परिचित राजनीतिक चिंतन शैली में युगांतरकारी परिवर्तन ला दिया। दूसरे शब्दों में मैकियावेली ने मध्ययुगीन चिंतन पर अपेक्ष करके राजनीतिक विचारों के इतिहास को आधुनिक युग की देहरी पर लाकर खड़ा कर दिया। मैकियावेली की आधुनिकता का सबसे प्रमुख लक्षण ऐतिहासिक विधि, हिस्टोरिकल मेथड का प्रयोग। मध्ययुगीन चिंतन में ईसाई धर्म की प्रधानता, उसमें किसी बात की पारंपरिकता ईश्वरीय आदेश, रूढ़ियों और परंपरा इत्यादि के आधार पर सिद्ध की जाती थी। मैकियावेली इस पद्धति को तिलांजलि देकर पुनर्जागरण की चेतना के अनुरूप राजनीतिक अध्ययन की नई परंपरा स्थापित की। इसे उसने मानव व्यवहार के प्रतिमानों के संदर्भ में रखकर देखा। उसने सर्वप्रथम ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अपनी धारणाओं का निर्माण किया और अपनी मान्यताओं को व्यवहारिक अनुभव के सारे सिद्ध किया। फ्रांसिस डब्ल्यू कोकर ने रीडिंग्स देखिए यहाँ पर क्या रीडिंग्स इन पॉलिटिकल फिलोसफी, राजनीतिक दर्शन पाठ संग्रह 1938 के अंतर्गत मैकियावेली की प्रख्यात रचना प्रिंस के विषय में लिखा है कि इस प्रसिद्ध कृति को इसलिए आदमी कहा जाता है क्योंकि इसके निकर्षों की पुष्टि इतिहास और समकालीन राजनीति के संदर्भ में की गई थी। किसी प्रमाण का धर्मशास्त्र, रूढ़ि या दार्शनिक परंपरा का आधार पर नहीं, और इसके अंतर्गत राजनीतिक प्रसंग, धार्मिक तत्व, मीमांसात्मक और नीति शास्त्र सिद्धांतों से पृथक करके जांचा परखा गया है। मैकियावेली मानता है कि अतीत के इतिहास को परखने से ही उनमें वर्तमान और भविष्य की समस्याओं की कुंजी मिल सकती है। इस नई पद्धति के प्रवर्तक के नाते उसने यह दावा किया कि उसने एक नए मार्ग की खोज की। विलियम ए डर्निंग की प्रसिद्ध कृति हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज, राजनीतिक सिद्धांतों के इतिहास 1927 के शब्द मैकियावेली की राय राजनीतिक विज्ञान की सही विधि थी, ऐतिहासिक विधि। उसने यह दावा किया कि उसने इतिहास और राजनीति के सही संबंध को सबसे पहले समझा है और राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में एक नए और अनजाने मार्ग पर चलकर दिखाया। उसका विश्वास था कि प्रत्येक देश और प्रत्येक युग में लोग एक जैसे अनुभव से गुजरते हैं, अतः मानव समाज समस्याओं के समाधान के अतीत में जो साधन अपनाए गए हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए वही साधन आज भी उपयुक्त सिद्ध होंगे। दूसरे शब्दों में अतीत के अध्ययन से वर्तमान की आवश्यकताओं को समझने में सहायता मिलेगी और उसके आधार पर भविष्यवाणी करना भी सुगम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसमें संदेह नहीं कि मध्य युग के लंबे अंतराल के बाद मैकियावेली राजनीतिक अध्ययन की ऐतिहासिक विधि अपनाकर एक नए युग की नींव रखी। हालांकि राजनीतिक चिंतन के इतिहास में यह विधि बिल्कुल नई नहीं थी। इस विधि की नींव प्राचीन दार्शनिक अरस्तु ने बहुत पहले रख दी थी। अरस्तु ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स, राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत अपने निष्कर्ष निकालने से पहले 158 संविधानों की इतिवृत्त केस हिस्ट्री तैयार कराए थे। मैकियावेली के युग में को पुनर्जागरण के आलोक में प्राचीन यूनानी संस्कृति और विशेषतः अरस्तु की देन को पुनर्जीवित किया जा रहा था। अतः यदि मैकियावेली ने उससे प्रेरणा लेकर राजनीतिक चिंतन में ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी। वैसे एक दृष्टि से मैकियावेली की विधि अरस्तु की विधि से भिन्न थी। अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान के विवेचन में सामाजिक संगठन के आदर्शों पर विशेष बल दिया था। अतः उसके राजनीतिक चिंतन नीति शास्त्र एथिक्स की प्रधानता थी, परंतु मैकियावेली ने राजनीतिक नीति शास्त्र बिल्कुल अलग कर दिया। अरस्तु के चिंतन में तथ्यों के अन्वेषण के साथ आदर्शों के महत्व को भी स्वीकार किया गया था, जबकि मैकियावेली आपको आदर्शों के यथार्थ के मार्ग में बाधा को समझ कर दूर से नमस्कार कर दिया। ऐसा करते समय मैकियावेली अपने अनोखी सूझबूझ के गर्व अनुभव किया, परंतु वस्तुतः ऐसा कर उसने राजनीति को विवादास्पद दिशा में मोड़ दिया। मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का जनक मानने का दूसरा कारण राष्ट्र राज के विचार। जिन दिनों मैकियावेली ने अपना चिंतन प्रस्तुत किया उन दिनों
उन दिनों इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि राष्ट्र राज्यों का उदय हो चुका था, परंतु इटली अभी तक कई टुकड़ों में बटा हुआ था। इटली को एकीकरण यूनिफिकेशन की प्रेरणा देने और उसकी नई पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से मैकियावेली ने एक राष्ट्र एक राज्य, वन नेशन वन स्टेट का सिद्धांत रखा और इस तरह युग द्रष्टा होने का प्रमाण दिया। राष्ट्र राज्य का नया विचार था। एक और प्राचीन यूनान की पोलिस या नगर राज्य सिटी स्टेट से भिन्न था, दूसरी और वह मध्य युग के साम्राज्य पवित्र रोमन साम्राज्य होली रोमन एम्पायर से भी भिन्न था। आपको भिन्न देखिए, मध्य युग में यूरोप की सभी संस्थाओं की बुनियाद ईसा मसीह के विश्व बंधुत्व और यूनिवर्सल ब्रदरहुड के सिद्धांत पर रखी गई थी। उन दिनों यूरोप के लोग रोमन चर्च के प्रति समान निष्ठा के कारण अपनी अपनी राष्ट्रीय पहचान खो चुके थे। परंतु मैकियावेली जिस युग में पैदा हुआ था उसकी मांग यह थी कि धार्मिक सत्ता के वर्चस्व के साथ साथ व्यक्तियों की राष्ट्रीयता नेशनलिटी को भी मान्यता दी जाए। अब राजमर्मज्ञ से राजनीतिक वार्ता की प्रति इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश इत्यादि अंतर को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाने लगा। मैकियावेली ने इस युगांतरकारी प्रवृत्ति को निकट से देखा और अपनी कृतियों के अंतर्गत इसे प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया। वस्तुतः राजनीतिक विचारों के इतिहास में राष्ट्र राज्य की अवधारणा मैकियावेली की अनूठी देन है। अब इधर इटली के हालात यूरोप के अन्य महत्वपूर्ण देशों से बहुत भिन्न थे। लगभग 300 वर्षों से इतालवी प्रायद्वीप छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बटा था, जिनकी पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता इन दिनों चरम सीमा पर थी। इटली के 5 मुख्य राज्य थे। नेपल्स का राजतंत्र रोमन कैथोलिक चर्च क्षेत्र, मिलान का ड्यूक राज था, फ्लोरेंस और वेनिस के गणराज्य। प्रत्येक राज्य अपने अपने भीतर की अस्थिरता से परेशान था। फिर ये पांचों हिस्से अपने क्षेत्राधिकार जुरिडिक्शन के प्रश्न एक दूसरे से निरंतर संघर्षरत थे। अतः संपूर्ण देश न केवल आंतरिक प्रतिस्पर्धा और अव्यवस्था से पीड़ित था, बल्कि उस पर बाह्य शक्ति फ्रांस, जर्मनी और स्पेन की स्पेन की गण दृष्टि पर लगी हुई थी। 1494 में फ्रांस के चार्ल्स अष्टम 1470 से 1498 इटली पर आक्रमण कर दिया, जिससे वह महान राजतंत्रों की महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गया। अतः एक सच्चे देशभक्त मैकियावेली ने अनुभव किया कि अपने देश को अव्यवस्था और असुरक्षा से दुखद स्थिति से मुक्ति दिलाने का एक ही रास्ता था। छोटे स्वतंत्र राज्यों के अस्तित्व को समाप्त करके संपूर्ण देश पर एक छत्र शासन का स्थापना कर दी जाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के मैकियावेली ने राष्ट्र राज्य के सिद्धांत को बढ़ावा दिया। अब के राजनीति और नीति शास्त्र का अलगाव देखिए, सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम इथिक्स। देखिए, मैकियावेली को अपने विस्तृत अनुभव से विश्वास हुआ कि राष्ट्र को संगठित करने के पूर्ण राजतंत्र का रास्ता सबसे प्रभावशाली सिद्ध होगा। 16वीं शताब्दी के आरंभ में जब मैकियावेली बड़ा हो चुका था, तब उसने देखा कि चर्च राज के सीमित शासन, लिमिटेड गवर्नमेंट का जो आंदोलन पारिस्थितिक युग कर्णकीला पीरियड में जोरों पर था, वह अब समाप्त हो चुका था। वही अभिजात अरिस्टोक्रेसी भी अपनी अंतिम सांस गिन रहा था। जहाँ यूरोप के अग्रगण्य देशों में धर्मनिरपेक्ष राज्य सेकुलर स्टेट का उदय हुआ, वहाँ पूर्ण राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। इंग्लैंड में हेनरी सप्तम, फ्रांस में लुई एकादश, चार्ल्स अष्टम और लुई द्वादश, स्पेन को फर्डिनेंड और जर्मनी में मैक्सिमिलियन ने अपने राज्य की सामंती सभाओं फ्यूडी असेंबलीज को एकदम प्रभावहीन बना दिया। अभिजात एरिस्टोक्रेसी किसे कहते हैं? वह शासन प्रणाली जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति इन्हीं धर्मवान लोगों के हाथों में रहती है और जो साधारणतः जन्म के आधार पर कुलीन और गुणमान माना जाता है, उसी को हम अभिजात एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। मैकियावेली को इन दिनों अपने देश फ्लोरेंस गणराज्य को उच्चतम राजनीतिक पदों पर कार्य करने का अवसर मिला। वह फ्रांस, जर्मनी और स्पेन में कुछ डेस्पोटिज्म की कार्य क्षमता से बहुत प्रभावित हुआ। सीजर बोर्जिया जैसे निपुण तनाशा की विलक्षण सफलता उसकी प्रेरणा का स्रोत बनी। सीजर बोर्जिया ने जिस क्रूरता और छल कपट का सहारा लेकर सुदृढ़ शासन की स्थापना की थी, उसे देखकर मैकियावेली को बाहरी राजनीति के बारे में गहरी सूझबूझ के संकेत मिले। उसने अनुभव किया कि चाहे धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन का क्षेत्र हो या धर्मनिरपेक्ष राज्य के प्रशासन का, दोनों जगह आपको सुदृढ़ व्यक्ति ही कुशलता का प्रमाण दे सकता है। अतः वह अब पूर्ण सत्तावाद एब्सोल्यूटिज्म का प्रबल समर्थक बन गया। उसकी कृतियों के अंतर्गत इसका प्रचुर प्रमाण मिलता है। देखिए यहाँ पर निरकुशवाद, इसको हम डेस्पोटिज्म बोलते हैं, उसको देखिए वह स्थिति निरकुशवाद या डेस्पोटिज्म में हम देखिए वह स्थिति जिसमें शासक की सत्ता पर किसी भी तरह के नियंत्रण की व्यवस्था ना हो, वह किसी भी तरह के कायदे कानून मानने को बाध्य नहीं होता और किसी अन्य सत्ता के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होता। साधारणतः वह लोगों का दमन और उत्पीड़न करके अपने निर्णयों को कार्यान्वित करता है। अब ये पूर्ण सत्तावाद के एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसके अंतर्गत शासक वर्ग असीम सत्ता, अनलिमिटेड अथॉरिटी का प्रयोग करता है। वह सारे निर्णय अपने विवेक डिस्क्रेशन से करता है
वह किसी की राय, ओपिनियन या सलाह, एडवाइस लेने को बाद नहीं होता है। किसी को उसका विरोध करने का अधिकार नहीं होता है। देखिए मैकियावेली ने अपने युग में अपने देश की दुर्दशा का विश्लेषण करते हुए अनुभव किया कि यह अनुभव किया कि सिद्धांत गणतंत्र शासन प्रणाली रिपब्लिकन सिस्टम सर्वोत्तम और वर्ण्य है, परंतु उसकी सफलता के लिए सच्चे सचरित्र और देशभक्त नागरिकों की आवश्यकता है। इधर यथार्थ में उस विशेष तत्कालीन इटलीवासी भरत अर्थ रूप और स्वार्थांत थे, जिन्हें वश में करने के निरंकुश और शिक्षाचारी शासक ही उपयुक्त होगा। अतः व्यवहार के स्तर पूर्ण सत्तावाद ही सर्वोत्तम था। इसी तरह को सिद्धांत शासक को निष्कपट, सच्चरित्र और बात का धनी होना चाहिए, परंतु व्यवहार तना तो कोई परंतु व्यवहार ना तो कोई मनुष्य इन गुणों से संपन्न हो सकता है, ना इनके सारे स्वार्थी और कृतघ्न लोगों पर शासन नहीं कर सकता। अतः शासक को साधारणतः नैतिकता के बंधनों से मुक्त रहकर राज के परिरक्षण रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि उसका साध इतना ऊंचा होगा तो वह जिस भी तरह के साधनों मीन्स का प्रयोग करेगा, लोग उसका अनुमोदन कर देंगे। अतः मैकियावेली राजनीति पॉलिटिक्स को नीति शास्त्र एथिक्स से पृथक करके अपने विचारों को यथार्थवाद रियलिज्म के आधारशिला पर खड़ा किया। राजनीतिक आदर्श क्या, मनुष्य का आदर्श क्या, मनुष्य को कैसे व्यवहार करना चाहिए, अपने आदर्श राजनीतिक के लक्ष्य क्या हो, इन समस्याओं पर सांकेतिक रूप से कुछ कहकर मैकियावेली एकदम यथार्थोन्मुख हो जाता है और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष निकालता है। तत्वमीमांसा मेटाफिजिक्स या धर्म मीमांसा थियोलॉजी के आधार पर नहीं। यही कारण कुछ राजनीतिक क्षेत्र में प्रथम यथार्थवादी कहा जाता है। गेटेल के शब्दों में राजनीतिक क्षेत्र में प्रथम यथार्थवादी मैकियावेली कहा जाता है। गेटेल के शब्दों में राजनीतिक क्षेत्र में मैकियावेली यथार्थवादी था, पर उसका विश्वास था कि राज्य का अस्तित्व स्वयं अपने लिए होना चाहिए। उसका ध्येय अपना परीक्षण और लाभ होना चाहिए और उसे उन दायित्वों से बाध नहीं होना चाहिए जो साधारण लोगों की गतिविधियों की सीमाएं निर्धारित करते हैं। मैकियावेली आधुनिक युग के आरंभ में ही आपको राजनीतिक शास्त्र को एक स्वाधीन विषय के रूप में स्थापित कर लिया। उसने राज स्टेट को एक ऐसी आंगिक रचना ऑर्गेनिक देखिए यहाँ पर आंगिक स्ट्रक्चर के रूप में मान्यता दी जो अपने विकास के नियमों से नियमित होता है। उसकी सफलता ही उसके औचित्य का प्रमाण है। मैकियावेली पर ऐसा विचारक था जिसने राज्य को शक्ति के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर के रूप में देखा और राजनीतिक शास्त्र को धर्म मीमांसा थियोलॉजी और तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स के उपासित की स्थिति से उबार कर मेटाफिजिक्स स्थिति से और यहाँ पे क्या कि आपको राजनीतिक यहाँ पर के रूप में देखा और राजनीतिक शास्त्र में धर्म मीमांसा थियोलॉजी और तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स के उपासित की स्थिति से उबार कर एक स्वायत्त विषय ऑटोनोमस डिसिप्लिन का रूप दिया। उसने इतिहास, हिस्ट्री और अनुभव एक्सपीरियंस को राजनीति के विश्लेषण का उपयुक्त आधार घोषित किया। डिस्कोर्सेज ऑन लिवी वार्ता के अंतर्गत उसने मुख्यतः प्राचीन रोम के इतिहास जुड़ी सामग्री के आधार पर अपने निष्कर्ष निकाले। प्रिंस निरपत्ति के अंतर्गत उसने तत्कालीन अनुभव के आधार पर राजशिल्प का विवेचन किया। देखिए धर्म मीमांसा जिसको हम थियोलॉजी बोलते हैं, देखिए अध्ययन की वह शाखा जिसमें आपको साधारणतः किसी विशेष धर्म से जुड़ी परंपरा के अंतर्गत धार्मिक मान्यताओं तथा ईश्वर एवं दिव्य लोक से संबंधित चिंतन प्रणाली का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसी को धर्म मीमांसा कहते हैं। देखिए यहाँ पर तत्व मीमांसा, देखिए मेटाफिजिक्स की बात यहाँ पर की गई है। तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स, देखिए तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स आपके यहाँ पर है। देखिए तत्व मीमांसा या मेटाफिजिक्स आपको देखिए क्या होता है। देखिए दर्शन फिलोसफी की एक शाखा जिसमें मुख्यतः इस प्रश्न विचार करते हैं कि सृष्टि का कोई यथार्थ अस्तित्व है भी या नहीं, यदि कुछ है तो वह क्या है। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के साथ अनुभवातीत ज्ञान ट्रांससेंडेंटल नॉलेज का सहारा लिया जाता है, क्योंकि अनुभव मूलक ज्ञान एम्पिरिकल नॉलेज के आधार पर इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। मैकियावेली तर्क दिया कि राजनीति अपने अंतर्निहित नियमों से संचालित होती है। उसे समझने के मानव प्रकृति ह्यूमन नेचर का विश्लेषण जरूरी है। यही कारण है कि मैकियावेली को राजनीतिक विश्लेषण में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग का प्रवर्तक माना जाता है। विलियम टी ब्लूम ने थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, क्लासिक्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट एंड मॉडर्न पॉलिटिक्स एनालिसिस, राजनीतिक व्यवस्था के सिद्धांत, राजनीतिक चिंतन के गौरव ग्रंथ और आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण 1978 के अंतर्गत मैकियावेली को आधुनिक व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म का अवधूत माना है। मैकियावेली का मानना था कि हमें यथार्थ वस्तु स्थिति के आधार पर सत्य का पता लगाना चाहिए। काल्पनिक स्थितियों के आधार पर नहीं। राजनीति का देखिए आपको राजनीतिक मूल्यांकन शक्ति और नियंत्रण की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करना चाहिए।
देखिए राजनीतिक मूल्यांकन शक्ति और नियंत्रण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए, किन्हीं काल्पनिक आदर्शों को ध्यान में रखकर नहीं। समालोचना क्रिटिकल देखिए आप मैकियावेली ने जिस तरह राजनीति को नीतिशास्त्र से पृथक कर दिया, उससे पाश्चात्य जगत में एक नई प्रवृत्ति का जन्म हुआ, जो राजनीति और कूटनीति डिप्लोमेसी पर छा गए। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में यह एक दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ था। 20वीं शताब्दी में इसका विस्फोटक का प्रभाव दो महायुद्ध के रूप में प्रकट हुआ। हिटलर और मुसोलिनी ने मैकियावेली के ग्रंथों से प्रेरणा लेकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति के लिए मानव जाति का निःशंसतम संहार किया। गेटे के शब्दों में मैकियावेली ने सार्वजनिक और निजी नैतिकता के बीच जो दीवार खड़ी कर दी, वह व्यवहारिक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में आज तक कायम है। देखिए आपको हिटलर का जीवन काल 1889 से 1945 ईस्वी तक रहा, और आपको मुसोलिनी के जीवन काल 1883 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक रहा। अब कूटनीति डिप्लोमेसी की वह गतिविधि जिसके अंतर्गत एक देश का प्रतिनिधि दूसरे देश के साथ समझौता वार्ता चाहते समय अपने राष्ट्र हित नेशनल इंटरेस्ट को लगातार ध्यान रखता है और इस ध्येय की पूर्ति में विशेष सूझबूझ और सहायता से काम कर लेता है, उसी को हम कूटनीति कहते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर है देखिए कि फिर राजनीति विज्ञान के यहाँ देखिए फिर राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक विधि का आपको ऐतिहासिक विधि का प्रयोग करके मैकियावेली ने राजनीतिक विचारों के इतिहास मध्ययुग पर प्रारंभिक तो कर दिया और आधुनिक युग की नींव भी रख दी। परंतु ऐतिहासिक विधि का प्रयोग करते समय वह वैज्ञानिक पद्धति साइंटिफिक मेथड का सही से निर्वाह नहीं कर पाता। वस्तुतः उसने अपने देश और काल की परिस्थितियों में जो कुछ सीखा और अनुभव किया, उसी इर्द गिर्द उसने अपने विचारों का जाल बुन लिया। उन्हीं विचारों की पुष्टि के लिए उसने ऐतिहासिक तथ्यों का सहारा लिया। लर्निंग के शब्दों में वस्तुतः मैकियावेली की विधि दिखावटी तौर पर तो ऐतिहासिक थी, परंतु यथार्थ से उसने अपने निष्कर्ष अनुभवमूलक विधि एम्पिरिकल मेथड से निकाले और उसकी पुष्टि के लिए ऐतिहासिक संदर्भों का प्रयोग किया। उसने लिपि पर जो वार्ता लिखी उसका प्रयोग किन्हीं विशेष सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए किया, उनके अन्वेषण के लिए नहीं। इस दृष्टि से मैकियावेली चिंतन के क्षेत्र में ऐतिहासिक विधि का प्रयोग को अपने तक संगत परिणाम तक नहीं पहुंचा पाया। देखिए मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का जनक मानने में दूसरी आपत्ति यह है कि उसने प्रभुसत्ता की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी प्रस्तुत नहीं की। उसने राष्ट्र राज नेशन स्टेट का विचार तो रखा, परंतु राज्य में सर्वोच्च कानूनी शक्ति सुप्रीम लीगल पावर की आवश्यकता की ओर उसका ध्यान नहीं गया। वस्तुतः उसका ध्येय शक्ति को उपार्जन, परीक्षण और प्रसार, एक्विजिशन, प्रिजर्वेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ पावर के तरीकों का पता लगाना था, जिसके अंतर्गत शासन का आर्ट ऑफ गवर्नमेंट का विवेचन तो आता था, परंतु राज के सिद्धांत थ्योरी ऑफ स्टेट विकास की विशेष गुंजाइश नहीं थी। राज के स्थान में मैकियावेली का लक्ष्य थी राज के मूल तत्व निर्धारित करना या राज को कायम रखने के कारण यह पता लगाना कि उसकी चिंता का विषय नहीं था। देखिए यहाँ पर यह राज को कायम रखने के कारण का पता लगाना उसकी चिंता का विषय नहीं था। ऐसे विचार व्यवहारिक राजमर्म के मार्गदर्शक तो हो सकते थे, परंतु राजनीति सिद्धांत के क्षेत्र में उनका महत्व बहुत सीमित होता है। मैकियावेली मध्य युग से इतना आगे बस बढ़ा कि जहां मध्य युग में राज्य को किसी लोकोत्तर सुपर नेचुरल इंड के साधन मात्र समझ कर चर्च के मातहत रखा जाता था। मैकियावेली इस धारणा को सहमति देकर राज को अपने आप में साध इन इटसेल्फ घोषित किया और राज के प्राकृतिक आधार का विचार सामने रखा। अपने इस विश्वास में वह इस हद तक आगे बढ़ गया कि उसने राज के परिरक्षण के उपयुक्त होने वाले हर तरह के साधन उपयुक्त समझा, भले ही वह साधन नैतिकता के सिद्धांतों के अनुरूप न हो। अब की प्रभुसत्ता सॉवरेनिटी क्या होता है? देखिए राज की सर्वोच्च कानून शक्ति जिसके बल पर वह बाध्य कर कानून और आदेश जारी कर सकता है, इसका उल्लंघन करने वालों को दंड दे सकता है, मित्र राज्यों के साथ संधि कर सकता है और शत्रु राज्यों के साथ युद्ध कर सकता है। इस तरह मैकियावेली राज के अवधारणा को मध्य युग के अंधेरे से उजाले में तो ले आया, परंतु उसके संपूर्ण रूप को उजागर नहीं कर पाया। आधुनिक राजनीतिक विचारों का केंद्र बिंदु है प्रभुसत्ता का विचार, प्रभुसत्ता की मर्यादाएं, प्रभुसत्ता के पक्ष विपक्ष में दी जाने वाली युक्तियां, राजनीतिक दायित्व और व्यक्तित्व स्वतंत्रता में सामंजस्य की समस्या ऐसे विचार हैं जो आधुनिक राजनीतिक चिंतन के आधार तत्व हैं, परंतु इनके कोई संकेत मैकियावेली के रचनाओं में नहीं खोजे जा सकते। राजनीतिक विचारों के इतिहास में प्रभुसत्ता के सिद्धांत का निरूपण पहले फ्रांसीसी विचारक जिया बोंदा ने किया, जिसे आगे चलकर थॉमस हॉब्स और जिया रूसो ने विकसित किया। देखिए जॉन ऑस्टिन ने पूरे उत्कर्ष के तक पहुंचाया था। हम मैकियावेली को पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक तो मान सकते हैं, परंतु उसे आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक मानना युक्ति नहीं होगा।
अब के जिया बोधन का जीवन का आपको 1530 से 1546 ईस्वी तक रहा। आपको फिर देखिए टॉमस हॉब्स का जीवन का 1588 से लेकर 1679 ईस्वी तक रहा। जिया जाक रूसो का जीवन का 17 से 12 से लेकर 1778 ईस्वी तक रहा। और आपको जॉन ऑस्टिन का जीवन का 1790 से लेकर 1859 ईस्वी तक रहा। अब कि मैकियावेली देखिए आपको मैकियावेली का राष्ट्रीय यहाँ देखिए मैकियावेली से स्टेट क्राफ्ट देखिए आप मैकियावेली राजनीति पॉलिटिक्स को शक्ति पावर और नियंत्रण कंट्रोल का विषय मानते हुए इस शक्ति को उपार्जन परिरक्षण और प्रसार की कला के रूप में स्थापित किया। प्रिंस निरपत्ति के अंतर्गत उसने लिखा है कि शासनकार प्रजा को इस ढंग से नियंत्रित करना है नियंत्रित करना है कि कोई तुम्हें हानि ना पहुंचा पाए और ऐसा कोई कारण भी ना हो जिससे वह तुम्हें हानि पहुंचाना चाहे। उसने देखिए क्या उसने पहले यह घोषणा की कि राजनीति का सर्वोच्च लक्ष्य सार्वजनिक उपयोगिता है, अर्थात इसका सरोकार समुदाय की सुरक्षा और कल्याण से होना चाहिए, किसी लोकोत्तर साध की सिद्धि ऐसे नहीं है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राज अपने आप में साध इन इस तरह अतः उसे ऐसे नैतिक बंधनों से नहीं बांधा जा सकता जो व्यक्तिगत नैतिकता पर लागू होते हो। डिस्कोर्सेज ऑन लिविंग वार्ता के अंतर्गत मैकियावेली गणतंत्र प्रणाली रिपब्लिकन सिस्टम की उत्तम शासन का प्रतीक मानते हुए राजनीतिक आदर्श पक्ष को उभारा है। परंतु यह प्रणाली वहीं चल सकती है जहां लोगों का चरित्र बहुत ऊंचा हो। दूसरी ओर प्रिंस निरपत्ति के अंतर्गत मैकियावेली भ्रष्ट एवं धूर्त लोगों के नियंत्रण एवं पूर्ण सत्तावाद एब्सोल्यूटिज्म उपयुक्त ठहराते हुए राजनीति के यथार्थ के पक्ष को उभारा है। इस तरह प्रिंस के अंतर्गत मैकियावेली शासन की आवश्यक शर्तों नेसेसरी कंडीशन का विवरण दिया, परंतु वे उत्तम शासन के लिए पर्याप्त सफिशिएंट नहीं है। मैकियावेली ने तर्क दिया कि विधि का शासन रूल ऑफ लॉ में विकसित प्राणियों के लिए स्वाभाविक है, परंतु इसे स्थापित करने के लिए शक्ति पावर की जरूरत है। फिर शक्ति का सार्थक प्रयोग करने के लिए कुछ अस्वाभाविक तरीके अपनाना भी जरूरी हो जाता है। इसके अलावा शासन कायम रखने के लिए भी शक्ति का प्रयोग जरूरी है। संक्षेप में आपको मैकियावेली राजनीतिक प्रणालियों के विश्लेषण में दो तरह से महत्वपूर्ण योग दिया। संक्षेप मैकियावेली राजनीतिक प्रणालियों के विश्लेषण में आपको मैकियावेली राजनीतिक प्रणालियों के विश्लेषण में दो तरह से महत्वपूर्ण योग दिया। पहला कि उसने भिन्न लोगों के चरित्र को ध्यान में रखते हुए उनके उपयुक्त शासन प्रणाली का सुझाव दिया। दूसरा कि उसने राजतंत्र मोनार्की के प्रबंध को एक जटिल विषय मानते हुए इनकी समस्याओं पर विस्तृत विचार किए। इन्हें सुलझाने के लिए उसने विभिन्न नीतियों और युक्तियों का लागत लाभ विश्लेषण कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस प्रस्तुत किया और इटली के भावी निरपत्ति को सबसे लाभदायक नीति अपनाने की सलाह दी। मैकियावेली के अनुसार राजनीति का उद्देश्य एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित करना है। यदि शासन चलाने के नैतिक तौर तरीकों से काम चल सकता हो तो उन्हें अवश्य अपनाना चाहिए, परंतु जब लोगों में सद्गुण वर्चू का नितांत अभाव हो तब निरपत्ति को सद्गुण का परिचय देना चाहिए। अर्थात उसे साहस, करेज, बुद्धिमत्ता, विजडम, दूरदर्शिता, फोरसाइट, आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल, गौरव और सम्मान की अभिलाषा से प्रेरित होकर समान हित कॉमन गुड को अपने हित के रूप में पहचानना चाहिए। यही गुण उसे कुशल शासन व्यवस्था स्थापित करने की क्षमता प्रदान करेंगे। परंतु जहाँ राष्ट्र की एकता और अखंडता खतरे में हो वहाँ उसे सारे नैतिक आदर्शों को परे रखकर राष्ट्र हित की रक्षा करनी चाहिए। धूर्त या भ्रष्ट लोगों पर शासन करते समय केवल सद्गुण के प्रयोग से काम नहीं चलता। ऐसी हालात में आपको शासक को व्यवहार कुशलता पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आपको नैतिकता का आडंबर ही पर्याप्त है। मैकियावेली के अनुसार आपको समाज वन पशु के तुल्य है, जिसे बांध कर रखना पड़ता है। देखिए जब तक कोई शासक लोगों के मन में दंड का भय पैदा नहीं करता तब तक लोग मिलजुल कर रहने या काम करने को तैयार नहीं होते। यदि लोगों को खुला छोड़ दे तो वो अपने मतभेदों के कारण कभी संगठित नहीं होते। अतः उन्हें संगठित करने के किसी शक्तिशाली निरपत्ति को उन पर अपना शासन स्थापित कर देना चाहिए। भ्रष्ट लोगों को शासन सूत्र में बांधने के मैकियावेली ने आपको प्रबुद्ध निश्चित तंत्र एनलाइटेंड टाइनी का समर्थन किया। उसने लिखा है कि शासक को साधारण मनुष्य से भिन्न होना पड़ेगा। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उसने यूनानी पुरानी कथाओं के एक प्रसिद्ध चरित्र आपको नारासव सेंटायू का दृष्टांत किया। उसका शरीर घोड़े का होता है, परंतु उसकी गर्दन पर मनुष्य का सिर लगा होता है। नारासव की तरह शासक के चित्र में भी अनेक प्राणियों के गुणों का संयोग अपेक्षित है। शासक को शरीर से शेर लायन की तरह ताकतवर होना चाहिए, परंतु ईमानदार, परंतु दिमाग से लोमड़ी फॉक्स की तरह धूर्त होना चाहिए। इस तरह कुशल निरपत्ति को अपने अंदर शेर और लोमड़ी दोनों के गुण पैदा करने चाहिए। शेर बहुत बहादुर होता है, परंतु
परंतु वह फंदे में फंस जाने पर बाहर नहीं निकल पाता। लोमड़ी बहुत चालाक होती है, परंतु वह भेड़ियों से अपने आप को बचा नहीं पाता। निरपत्ति को फंदे से बाहर निकालने के लोमड़ी जैसा चतुर होना चाहिए और भेड़ियों को भगाने के लिए शेर जैसा बहादुर होना चाहिए। यदि सब मनुष्य चरित्रवान होते तो निरपत्ति कोई चाल चलने की जरूरत नहीं थी। पर मनुष्य की मौत साधारणतः कीर्त सन की धूर्त, डरपोक और लालची होते हैं, इसलिए उनके मन में भय पैदा करके उन्हें वश में करना चाहिए, जैसे प्रेम जगा कर नहीं। प्रेम क्षणिक होता है, भय चिरस्थायी है। प्रेम क्षणिक होता है, भय चिरस्थायी है। फिर जो लोग स्वभाव से लालची, उनके लिए प्रेम वैसे भी निरर्थक है। देखिए मैकियावेली के शब्दों में केवल सी बात, प्रेम क्षणिक होता है, भय चिरस्थायी है। फिर जो लोग स्वभाव से लालची है, उसके लिए प्रेम तो वैसे भी निरर्थक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि मैकियावेली के शब्दों में लोग अपने पिता की मृत्यु को जितनी जल्दी भूल जाते हैं, पैतृक संपत्ति की हानि को उतनी जल्दी नहीं भूल पाते। ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करते समय निरपत्ति को केवल सच्चेता का ढोंग करना चाहिए। समय आने पर उसे अपना वचन तोड़ने का कोई अच्छा समय बहाना ढूंढ लेना चाहिए। लोमड़ी के खेल में जो खिलाड़ी सबकी आंखों में धूल झोंक सकता है, वह मैदान मार लेता है। मैकियावेली ने सुझाव दिया कि नई राज के नियंत्रण के लिए निरपत्ति को अत्यंत क्रूर होना चाहिए। उसे जो अत्याचार करना हो एक ही बार में करना चाहिए, ताकि उसे रोज अत्याचारी बनने की जरूरत ना पड़े। मैकियावेली के चिंतन का यह अर्थ लगाया जाता है कि राज की स्थापना के लिए बल की जरूरत होती है, परंतु उसे कायम रखने के छल की जरूरत होती है। ए स्टेट इज एस्टेब्लिश्ड बाय फोर्स एंड मेंटेन बाय द फ्रॉड। उसका विचार था कि राज का प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट एक उच्च लक्ष्य है। यदि उस लक्ष्य की सिद्धि के लिए अनैतिक साधन अपनाए जाते हैं तो लोग इसके अच्छे परिणाम देखकर उन अनैतिक साधनों के प्रयोग को क्षमा कर देंगे। अब हम देखिए समालोचना की क्रिटिक मैकियावेली उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के अनैतिक साधनों के प्रयोग को क्षमा करने योग्य ठहराया। देखिए यह एक खतरनाक रास्ता है। यदि एक बार उत्तम लक्ष्य की सिद्धि के लिए अनुचित या अनैतिक साधनों के प्रयोग की छूट दे दी जाती है, तो अनैतिक लक्ष्यों की पूर्ति का रास्ता खुलने में देर नहीं लगती। यही कारण है कि आधुनिक भारतीय समाज दार्शनिक महात्मा गांधी ने साध इंड और साधन मीन से दोनों की पवित्रता पर बल दिया। मैकियावेली ने केवल भ्रष्ट लोगों को वश में रखने को उपाय सोचा है। आज के राजनीति केवल संकट के समय या भ्रष्ट लोगों पर शासन करने की कला सीखने के लिए मैकियावेली को सूझबूझ से तो फायदा उठा सकते हैं, परंतु जब लोगों का क्षेत्र निर्माण करके सामाजिक पुनर्निर्माण का रास्ता अपनाना हो, तब वो हमें केवल गुमराह कर सकता है। यही कारण है कि मैकियावेली को शैतान का सादिक डेविल्स डिसिपल और तानाशाह का उस्ताद डेस्पोट्स ट्यूटर कहा जाता है। मैकियावेली की प्रशंसा देते हैं कि वो एक महान देशभक्त था, जो अपने देश के हित को सबसे ऊपर रखता था। राष्ट्र की सुदृढ़ता के हित में उसने नैतिक तटस्थता, मोरल न्यूट्रलिटी का दृष्टिकोण अपनाया, जिसे दुर्भाग्यवश अपने नैतिकता विरोधी एंटी मोरल दृष्टिकोण समझ लिया गया। जैसा कि रनिंग लिखा है कि मैकियावेली अपनी राजनीति में अनैतिक नीनैतिक है, वो अधार्मिक नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष है। जहाँ किसी देश की सुरक्षा खतरे में हो, वहाँ यह विचार नहीं करना चाहिए कि कोई तरीका उचित है या अनुचित, दयापूर्ण है या क्रूरतापूर्ण, गौरवशाली या लज्जाजनक है। इसके विपरीत हर बात की अनदेखी करके आखिर उस मार्ग पर चलना चाहिए जो देश के जीवन और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा कर सके। कुछ भी हो, मैकियावेली ने शासक को शक्तिशाली बनाने पर सारा ध्यान केंद्रित किया। शासक की शक्ति और चित्त को संयंत्र कैसे रखा जाए, शासक की शक्ति और चित्त को कैसे संयंत्र रखा जाए, इसकी चिंता उसने कहीं नहीं की। दूसरे शब्दों में उसके विचारों का अंतर्गत संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कोई संकेत ढूंढने की कोई गुंजाइश नहीं की। संविधानवाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के देखिए आप शासन के संगठन का वह सिद्धांत जिसके अंतर्गत शासन के विभिन्न अंगों को सीमित शक्तियाँ सौंपी जाती है। उन्हें यह शक्तियाँ उपयुक्त कृत्य फंक्शन संपन्न करने के उद्देश्य से ही सौंपी जाती है, और ये अंग अपने कर्तव्य के पालन तथा अपनी शक्तियों के सही प्रयोग के लिए किसी उच्चतर सत्ता हायर अथॉरिटी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वस्तुतः मैकियावेली का आपको शासन का आर्ट ऑफ गवर्नमेंट का वर्णन करना था। राज के सिद्धांत की थ्योरी और प्रैक्टिकल निरूपण करना नहीं। और उससे उन आदर्शों के प्रति कोई आस्था नहीं थी जिनके अनुरूप राज संस्था का निर्माण होना चाहिए। वह मनुष्यों क्षेत्र को बदलने के उपायों को व्यर्थ का प्रयास समझता था। मनुष्य की प्रकृति के मामले में वह कटु यथार्थ से जूझ रहा था। इसी दृष्टि से उसने व्यावहारिक राजनीति का विवेचन प्रस्तुत किया। राष्ट्र की दृढ़ता
राष्ट्र की दृढ़ता और उत्कर्ष से लक्ष्य से आगे उसने कोई लक्ष्य नहीं देखा। जिस तरह आपको कास्ट कला पर लिखी गई पुस्तक केवल उन तकनीकी नियमों का ही विवरण देती है जिसके अनुसार लकड़ी के और टुकड़े को मनचाहे रूपों में ढाला जा सकता है, उसी तरह मैकियावेली ग्रंथों में उन साधनों और विधियों का वर्णन है जो सुदृढ़ राज्य की स्थापना, रक्षा और अभिवृद्धि में सहायक हो सकती है। कास्ट कला ज्ञान प्राप्त कर कोई व्यक्ति शानदार फर्नीचर तैयार करता है तो कोई घरों के दरवाजे तोड़ का चोरी का धंधा कर सकता है, परंतु इससे कास्ट कला को अनैतिक नहीं माना जा सकता। अतः मैकियावेली के अनुसार राजनीतिक साहस में शक्ति को परीक्षण और प्रसार की कला का ही निरूपण होना चाहिए। इसका उपयोग अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए होगा या बुरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इसका निर्णय ज्ञान की किसी अन्य शाखा को छोड़ देना चाहिए। जैसा कि माइकल बी फोस्टर, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थॉट, राजनीतिक चिंतन का आचार्य 1941 में अंतर्गत स्पष्ट किया है कि मैकियावेलीवाद देखिए, मैकियावेलीवाद का सार तत्व केवल यह है कि यह शक्ति को उत्पादन और रक्षा के लिए तकनीकी नियमों की प्रणाली प्रस्तुत करता है। यह जरूरी नहीं कि ऐसी नियमावली नैतिक प्रतिमानों के विपरीत ही हो। मैकियावेली आपको व्यावहारिक राजनीति के जो तरीके सुझाए हैं उनमें इतिहास में बड़े राजनेताओं ने प्रेरणा प्राप्त की। हिटलर और मुसोलिनी जैसे अधिनायक तो उनसे प्रभावित ही हुए, परंतु चर्चिल जैसे लोकतंत्र और नेताओं की बात में भी कभी कभी मैकियावेली के विचारों की प्रतिध्वनि सुनाई दे जाती है। उदाहरण के लिए चर्चिल ने कहा था, सफल राजनीति वह है जो पहले तो भविष्यवाणी कर सके, फिर वह सिद्ध कर सके कि वैसा क्यों नहीं हुआ। वस्तुतः जनता आशाओं और आश्वासनों की भूखी होती है। वस्तुतः जनता आपको आशाओं और आश्वासनों की भूखी होती है। मधुर वचन बोलकर उसका उत्साह बढ़ाना जरूरी है। परंतु जब उसके सुंदर सपने टूट जाते हैं तब भी वो अपने प्रिय नेताओं से सांत्वना और संवेदना के शब्द सुनकर आश्वस्त हो जाती है। देखिए मैकियावेली लोग इस कमजोरी को पहचानता था। कुछ भी मैकियावेली के राजनीतिक विचार अव्यवस्था और आंतरिक संघर्ष से पीड़ित देश के तत्कालिक उपचार के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, सदा सर्वदा के लिए नहीं। उसने मानवता के लिए किसी शाश्वत मार्ग का संकेत नहीं दिया। उसका दर्शन अधूरा और जब अधूरे ज्ञान का सहारा लिया था तब वो खतरनाक सिद्ध होता है। उसका दर्शन अधूरा और जब अधूरे ज्ञान का सहारा लिया तो वह खतरनाक सिद्ध होता है। यही कारण है कि यूरोपीय राजनीति पर मैकियावेली के विचारों का अस्वस्थ प्रभाव ही पड़ा। राजनीतिक सिद्धांत यानी कि आपको उसका दर्शन अधूरा और जब अधूरे ज्ञान का सहारा लिया था तो वह खतरनाक सिद्ध होता है। यही कारण है कि यूरोपीय राजनीति पर मैकियावेली के विचारों का अस्वस्थ प्रभाव ही पड़ा। राजनीतिक सिद्धांत को देश तो उन सिद्धांतों का अन्वेषण करना है जो राज्य के अस्तित्व को सार्थक कर सके। मैकियावेली की दृष्टि से राज्य का गौरव बढ़ाना, ग्लोरिफिकेशन ऑफ द स्टेट ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसके आगे कोई लक्ष्य नहीं रह जाता। अतः उसका दृष्टिकोण बहुत संकीर्ण है। राज्य की नैतिकता और धर्म से पृथक रखने की धुन में वह अनैतिक और अधार्मिक हो गया है। इसमें संदेह नहीं। यदि वर्तमान विश्व को अपने अभिशापों से मुक्ति का मार्ग ढूंढना है तो उसे महर्षि टॉल्स्टॉय और महात्मा गांधी से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए कि मैकियावेली से नहीं। आज महर्षि टॉल्स्टॉय का जीवन काल को 1828 से 1927 तक रहा और महात्मा गांधी जीवन काल 1869 से 1927 ईस्वी तक रहा और चर्चिल का जीवन काल 1874 से 1955 ईस्वी तक रहा। 1955 ईस्वी तक रहा। हिटलर का जीवन काल को 1889 से लेकर 1927 ईस्वी तक और मुसोलिनी के जीवन काल 1883 से लेकर 1945 ईस्वी तक रहा। मतलब हिटलर और मुसोलिनी दोनों का अंतिम समय आपको 1945 नहीं रहा। हिटलर का जन्म 1889 और मृत्यु 1945 में और मुसोलिनी का जन्म 1883 में और मृत्यु 1945 में हुआ था। यहाँ से मैकियावेली चैप्टर पूरी तरह से फिनिश होता है। अब याद रखिए बोन द ग्रोसियस और हॉब्स की बात की गई है।